जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब हम लोग अपने आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब न्यायालय द्वारा दिवालिया होने का आदेश दे दिया जाता है तो लिक्विडेटर उसकी अकाउंटिंग करने के लिए कैसे कैसे संपत्तियों को बेचता है और दायित्वों को भुगतान करता है। मैंने बताया था कि दायित्वों को क्रमबद्धता के अनुसार भुगतान किया जाता है। तो उस क्रमबद्धता के क्रम में लिक्विडेटर जो होता है वो दायित्वों को 4 भाग में डिवाइड करता है, जिनको हम लोग यहाँ पर लिस्ट के नाम से जानेंगे। ए, बी, सी और डी 4 लिस्ट होती हैं लायबिलिटी साइड की। और ऐसे ही वो संपत्तियों को भी 4 भाग में विभाजित करता है, जिनको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे अपने, जिसमें संपत्तियों को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। 4 लिस्ट होती हैं जिनमें हम कहते हैं ई, एफ, जी और एच। ये 4 लिस्ट एसेट्स की होती हैं। तो आज हम लोग को अपने इस वीडियो में लायबिलिटी साइड की वो 4 लिस्ट जाननी है कि कौन सी होती हैं। और देख भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, यदि इन लिस्टों को आपने समझ लिया, यदि ये लिस्ट आपको समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन लगाने में। कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चन में, एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। और मैं तो कहता क्वेश्चन ही नहीं होता है, कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। कोई समस्या होती है, उस समस्या के संदर्भ में आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उन कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को जो बुक्स हैं अकाउंट की उसमें लिखते हो और वो अकाउंटिंग हो जाती है। बस इतना ही होता है, न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है। तो दिवालिया के संदर्भ में देखो एक समस्या आई कि दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति और दायित्वों को कैसे वसूल किया जाए और कैसे लेनदारों का भुगतान किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए लिक्विडेटर ने लायबिलिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया। और उन 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिस्ट ए, बी, सी और डी। तो कौन कौन सी हैं वो 4 लिस्ट, चलिए जानेंगे। तो लिस्ट ए है हमारे सामने, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, असुरक्षित लेनदार लिस्ट ए में है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पूर्णतः सुरक्षित लेनदार लिस्ट बी में है। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी में है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी में है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं और दिमाग नहीं लगाना है, एकदम इधर देखते रहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड जो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन नहीं है? जिससे मैंने पैसा तो ले लिया, बदले में कोई गारंटी नहीं दी। ध्यान दीजिए, असुरक्षित कौन? जिससे पैसा तो ले लिया, बदले में कोई गारंटी नहीं दी, वो क्या है? असुरक्षित है। हमने पैसा लिया, कल आप मांगने आए, लाओ पैसा दो हमारा, हमने लिया ही नहीं। क्या बात है ना? क्या है? असुरक्षित हैं। तो वो सब के सब लेनदार जिनसे पैसा लिया गया, माल लिया गया, लेकिन उनको सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं दी गई, उनको क्या कहते हैं? असुरक्षित लेनदार कहते हैं। कौन होते हैं ये असुरक्षित लेनदार? अरे अपने आप सोचो ना, बताओ हमको, हम नोट करते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कौन होते हैं असुरक्षित लेनदार, जिसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये असुरक्षित, विविध लेनदार असुरक्षित होते हैं, इनको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, जिनसे माल खरीदा जाता है, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। ओपन अकाउंट क्रेडिटर, खुले खाते के लेनदार, जिनका खाता चलता है, जिनके यहां से हमारे पास सामान आता है, हमारे यहां से उनके पास सामान जाता है, कोई उनसे हमारा सिक्योरिटी नहीं ली जाती है उनसे, ठीक ना। फ्रेंड्स लोन, मित्र से अगर ऋण लिया है, कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है ना। लोन ऑन फ्रेंड्स गारंटी, फ्रेंड की गारंटी पे लोन लिया, कोई सुरक्षा नहीं होती है। बिल्स पेबल, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, वाइफ्स लोन, ठीक है, ध्यान देते रही ना इन सब के ऊपर। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, भुनाए गए अनादृत विपत्र, कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार। अरे लेनदार से जब किसी से माल खरीदा जाता है तो सुरक्षा थोड़ी मांगता है। गोइंग कंसर्न है, व्यवसाय चलता रहेगा, हमारे पास से माल जाता रहेगा, पैसा आता रहेगा, फिर माल जाएगा, फिर पैसा आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा,
चलता रहेगा। ऐसे ही होता है क्रेडिटर फॉर गुड्स, जिनसे माल खरीद रहे हैं, ये जिनसे उधार ले रहे हैं, ये हैं ओपन अकाउंट क्रेडिटर, जिनके हमारा खाता चलता है लगातार। ठीक, कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स लोन, किसी मित्र से पैसा मांगने जाओगे तो क्या कहेगा, पहले अपनी चैन हमको देते जाओ फिर पैसा देंगे, नहीं कहेगा ना भाई, पैसे की जरूरत थी दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। फ्रेंड्स, अपने मित्र के पास आप पहुंचे, यार 2 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन चल अपने मित्र से दिलाता हूँ, एक दूसरे मित्र से दिलाता हूँ, तो क्या करेगा, सुरक्षा दिलाएगा उसको, फिर वो उससे पैसा दिलाएगा नहीं ना, सीधे जाके उससे कहेगा और वो तुमको लोन दे देगा एज ए लोन, क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। ठीक है ना। बिल्स पेबल, माल खरीदा, उसने कहा भुगतान करो, हमने कहा अभी नहीं करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, कहा बिल लिख दो, हमने कहा ठीक है लिख लो, स्वीकार कर लेते हैं, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्टिंग की अनुमति दे दी है, तो क्या कहती है, पहले सुरक्षा जमा करो फिर पैसा निकालने देंगे, सुरक्षा होता तो फिर हम उसको ना दे देते सीधे, ओवरड्राफ्ट करते क्यों। अगला पॉइंट है वाइफ्स लोन, ध्यान देना, वाइफ्स लोन ध्यान देना। वाइफ्स लोन के साथ में कभी कभी क्या होता है, वाइफ्स लोन पहली बात क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप, पत्नी से भी ऋण लिया जा सकता है। जी हाँ साहब, बिल्कुल पत्नी से भी ऋण लिया जा सकता है। आज के समय में पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, पति का अलग व्यवसाय है, पत्नी का भी अलग व्यवसाय है या जॉब करती है, तो वहां से पैसा वो दे सकती है। वैसे उसके पास और भी संसाधन होते हैं, वो क्या है। वाइफ्स लोन के संदर्भ में क्वेश्चन के साथ ध्यान रखना, क्या कभी स्त्री धन भी लिख के आ रहा है। अगर स्त्री धन होता है, इसका मतलब होता है कि पत्नी ने अपनी खुद की कमाई या अपने पिता से लेकर के ऋण दिया है। अगर स्त्री धन लिखा है तो वो एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी जाता है, अर्थात उसका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन पत्नी के साथ एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई व्यवसायी है, वो अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए पैसा देता है मंथली, मान लो 20,000 रुपये वो मंथली देता है, और पत्नी 15,000 में ही काम चला लेती है, 5,000 बचा लेती है, तो 12 पंचे 60,000 रुपये साल के बच रहे हैं। 10 साल ऐसा चलता रहा तो उसके पास में 6 लाख रुपये आ गया है, जो उसका डिपॉजिट है कहीं पर। अब एक दिन आप बहुत परेशान हो गए, बिल्कुल एकदम आपका बीपी बढ़ा जा रहा था, पत्नी को पता चला कि अरे बीपी काहे बढ़ रहा है, तो तुमने उसको बताया कि इस समय कर्ज बहुत हो गया, उसमें हम डूबे जा रहे हैं और मेरे पास एक भी पैसा अब नहीं रह गया। उसने कहा परेशान ना हो, 6 लाख रुपये मेरे खाते में पड़े हैं, जाओ निकाल लो जाके, मौज करो। ये क्या हो गया, ये तुम्हारी ही कमाई का बचाया हुआ पैसा है, तो ये एक्सपेक्टेड टू रैंक नहीं बनता, ग्रॉस लायबिलिटी बनती है। ठीक है ना। चलिए, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, हमने किसी का पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन जब वो उसने चेक लगाया अपना बैंक में, वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक, तो मान लो बिल डिस्काउंटेड है 20,000, बट डिसऑनर्ड हुए हैं 10,000, तो जो 10,000 डिसऑनर्ड हुए हैं वो एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी जाएगा और ग्रॉस लायबिलिटी 20,000 की बनेगी। इसको जब हम लोग लिस्ट में जानेंगे तो आराम से जान लेंगे। फिलहाल अभी उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, नीचे इतना जाकर मैं लिख नहीं पाऊंगा। रेंट टू लैंडलॉर्ड, भूस्वामी का किराया अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है ना। सैलरी वेज, ये एज पर कंडीशन बट अनसिक्योर्ड भी होती है, पूरी नहीं होती, वैसे तो प्रेफरेंशियल होती है, लेकिन एज पर कंडीशन कुछ हिस्सा यहां पर भी आ सकता है। ओनर्स रेम्यूनरेशन, मालिक का जो खुद का पारिश्रमिक है वो हमेशा अनसिक्योर्ड होता है। तुम ही मालिक, तुम ही व्यवसायी, अपना ही सैलरी का हम 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेंगे, तो व्यवसाय को तुम ही खा गए, तो तुम्हारा पैसा हमेशा क्या होगा, अनसिक्योर्ड होगा। ठीक है ना। मैनेजर्स रेम्यूनरेशन क्या होगा, अगर तुम ही मैनेजर थे तो तुम्हारा रेम्यूनरेशन क्या होगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या है, अनसिक्योर्ड। एक बात याद रखो ना, सिर्फ एक बात, क्या है, मैंने पैसा तो लिया, मैंने माल तो लिया, मैंने व्यवहार तो किया, लेकिन बदले में कोई भी सुरक्षा नहीं दी, तो क्या है, अनसिक्योर्ड है। बात क्लियर है एकदम, ओके। दूसरे नंबर पर आ जाइए। दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, जिनसे मान लो इनको सिक्योरिटी दी गई, क्रेडिटर सिक्योर्ड ऑन मशीन। ठीक, मशीन कितने की है, 1 लाख की है, और इनसे लोन कितना लिया गया था, लोन लिया गया है 80,000 का, और जो मशीन इनको दी गई है उसको अगर बाजार में बेचा जाए तो कितने की बिकेगी, 1 लाख की। तो चाहे ये दिवालिया हो जाएं, चाहे भाग जाएं, चाहे जो कुछ भी हो जाए इनको, क्या इसके पैसे पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या इसके पैसे पर कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं, है ना। जैसे सराफे वाले के पास जाएं पैसा लेने के लिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब गिरवी जो भी वो आपकी संपत्ति पर जितना भी आपको पैसा देगा, मुश्किल से 50 से 60% पैसा देता है,
मन करे तो बाद में ब्याज सहित जाकर उसको भुगतान कर दो और अपनी संपत्ति वापस ले आओ। और अगर नहीं भुगतान देने जाते हो तो जाओ मौज करो जाके, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमारा तो प्रॉफिट है ही है। तो ऐसे लेनदारों को क्या कहा जाता है? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। कैसे पहचानेंगे? ऐसे ही पहचानेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा क्रेडिटर सिक्योर्ड ऑन मशीन, तो हम सबसे पहले देखेंगे मशीन का मूल्य कितना, ठीक। और फिर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? क्रेडिटर सिक्योर्ड ऑन मशीन 80,000, तो 80,000 लोन है, ये तो मुझे पता हो गया क्योंकि ये क्रेडिटर थे। अब मशीन कितने की है? मशीन है 1 लाख की। बुक वैल्यू मशीन की सेलिंग वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि ये फुली सिक्योर्ड हो गए। अगर लिए गए ऋण से ज्यादा संपत्ति का मूल्य है तो ऐसे लेनदार क्या हो जाते हैं? फुली सिक्योर्ड हो जाते हैं। लिक्विडेटर क्या करता है? इनका पूरा पेमेंट करने के बाद में जो पैसा बच गया, कितना बचा? 20,000, उसको वापस ले लेगा और इसको कहते हैं हम लोग सरप्लस टू बी कंट्रा एज पर लिस्ट जी। इस 20,000 को वो लेकर के कहां ट्रांसफर कर देगा? लिस्ट जी में ट्रांसफर कर देगा। कंट्रा आइटम वो होते हैं, विपरीत लेखा इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है वहां पर इसका यूज होता है, लेकिन कंट्रा आइटम का मतलब होता है विपरीत लेखे, अर्थात जो एक ही व्यवहार दो अलग अलग पक्षों में लिखा जाए। ये लायबिलिटी साइड में भी लिखा जाता है और असेट साइड में भी लिखा जाता है, इसलिए इस व्यवहार को क्या कहा जाता है? कंट्रा आइटम कहा जाता है। बात क्लियर? यही है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, बस 2 लाइन का बात है, ठीक। कैसे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर? लिए गए ऋण से संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, सिंपल। लिए गए ऋण से संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, फुली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड, फुल्ली पूरा 80 का 80 सिक्योर्ड। अच्छा, अगर इसका थोड़ा सा अपोजिट कंडीशन होता, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड ऑन बिल्डिंग, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड ऑन बिल्डिंग, क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स सिक्योर्ड ऑन बिल्डिंग 1 लाख। बिल्डिंग पर सुरक्षित है लेनदार कितने? 1 लाख। और बिल्डिंग का जब हम लोग रियलाइज वैल्यू देखते हैं, बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू तो वो है कितना? 60,000। अंशतः, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंशतः सुरक्षित। अंशतः का मतलब है कि लोन का कुछ अंश सुरक्षित है और कुछ अंश असुरक्षित है, वही तो है अंशतः सुरक्षित। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर वही तो होते हैं जिनका कुछ हिस्सा सुरक्षित है और कुछ हिस्सा असुरक्षित है। ऐसे लेनदार क्या हो जाते हैं? पार्टली सिक्योर्ड हो जाते हैं, पार्टली सिक्योर्ड हैं। यहां पर भैया क्या होता है? 1 लाख से 60,000 हटा दीजिए, बचे हुए 40,000 को एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में दिखाया जाता है। एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में इनको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इनका इस 40,000 का भुगतान बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का किया जाता है। ये लिस्ट भी खत्म। आगे चलें, लास्ट लिस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार का मतलब पूर्व प्लस अधिकार, जिनका पहला अधिकार है। पहला अधिकार मतलब जब संपत्तियां बिकेंगी तो सबसे पहले पेमेंट इनका किया जाएगा, उनको क्या कहेंगे? पूर्वाधिकार कहेंगे। संपत्तियां बिकेंगी तो सबसे पहला अधिकार किसको होगा अपना पैसा प्राप्त करने का? जिन लेनदारों को होगा उनको क्या कहेंगे? पूर्वाधिकार लेनदार उनको कहेंगे। वही तो है, क्या है? पूर्वाधिकार लेनदार। कौन कौन है वो तो जानो, आओ बताते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है? वेज एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन के लेनदार क्या हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं। रेंट टू लैंडलॉर्ड एज पर कंडीशन, रेंट टू लैंडलॉर्ड, भूस्वामी की किराया एज पर कंडीशन, आगे कंडीशन पढ़ूंगा चल के, यहां पर भी आता है, वहां लिस्ट ए में भी जाता है, ठीक है ना। सेल टैक्स, सेल्स टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स, कंपनसेशन, कंपनसेशन, ठीक है ना। ये सब क्या है?
ये सब के सब पूर्वाधिकार हैं। इनमें एक चीज समझ गए होगे, देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। सरकार को देय योग्य जितनी भी राशियां हैं, सरकार को देय योग्य जितनी भी राशियां हैं, वो सब की सब क्या हैं? पूर्वाधिकार। देखो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट अपना पल्ला सबसे पहले साफ करती है कि हमारा पैसा पहले पूरा दे दो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहेंगे। और फिर क्या करता है? कहता है कि उनको पेमेंट कर दो जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भाई मजदूर, क्लर्क, मजदूर और क्लर्क, मजदूरों को मिलेगी वेज और क्लर्क को मिलेगी सैलरी, इनका पेमेंट कर दो। फिर अगर तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो गया है तो उसे क्षतिपूर्ति कर दो, कंपनसेशन कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक, तो ये वो लेनदार हैं जिनको दिवालिया व्यक्ति की संपत्तियों की बिक्री होने पर सबसे पहले अपना भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो लिक्विडेटर इन सभी लेनदारों को 4 लिस्ट में डिवाइड करता है। उन लिस्ट को क्या कहा जाता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, असुरक्षित लेनदार लिस्ट ए, जिनको ऋण लिया गया लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई। दूसरे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनसे लिए गए ऋण से ज्यादा की संपत्ति उनको बंधक के तौर पर दी गई, उनको क्या कहा जाता है? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा जाता है। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनसे लिए गए ऋण से कम की प्रतिभूति उनको सुरक्षा के तौर पर दी गई, वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। ये हमको पहचानना होता है। ये लिस्ट हमको पहचाननी होगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नाम के आधार पर इनको हमें पहचानना होता है कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। देखो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। उम्मीद है अगर ये वीडियो आपने सही से देख लिया तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 16 नंबर आपके, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 16 नंबर आपके हो जाएंगे। तो 4 लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग संपत्ति पक्ष की वो 3-4 लिस्ट देखेंगे कि वो कौन कौन सी लिस्ट होती हैं जिसमें संपत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।